आदाब नाज़रीन, सेहत की बात में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सादिया खान। नाज़रीन, सेहत की बात में आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो बेहद अहम है, जिसको नज़रअंदाज करने का नतीजा बहुत ख़राब हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे न्यूरो पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो है न्यूरो सर्जन डॉक्टर हितेश कुमार गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, जब हम न्यूरो का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जिनको इस बारे में बहुत कम मालूमात है। अगर आसान लफ्ज़ों में इसको समझाया जाए तो क्या है? देखिए, न्यूरो से संबंधित मेनली दो ब्रांच होती हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक न्यूरो सर्जन। दिमाग मस्तिष्क से संबंधित और स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन से संबंधित एवं हाथ पैर की नर्व से संबंधित बीमारियों का हम न्यूरोलॉजी या न्यूरो सर्जरी में इलाज करते हैं। अच्छा। इनमें जिन बीमारियों का इलाज ऑपरेशन से होता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हुआ, स्पाइन ट्यूमर हुआ, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जिसे हेड इंजरी कहते हैं उसका इलाज हुआ, ब्रेन में ज़्यादा पानी होना जिसे हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं उसका इलाज हुआ, ये न्यूरो सर्जरी के अंडर आते हैं। अच्छा। और अन्य बीमारियां जिनका मेनली दवाइयों से ही इलाज होता है वो न्यूरोलॉजी के अंदर आते हैं। अच्छा। जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, या फिर हेडेक डिसऑर्डर्स हैं। तो इन दोनों में ही ब्रेन और स्पाइन से संबंधित बीमारियों का जो इलाज होता है वही न्यूरो से संबंधित विषय यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं तो अक्सर माँ बाप को या इधर आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलता कि पैदा हुए बच्चों में भी कुछ न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कौन सी परेशानियाँ होती हैं और उसका अंदाज़ा कैसे लगाएं, कैसे पता करें कि भाई अब न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास हमें जाना चाहिए? जैसे कि बच्चे में अगर विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे को 8 से 10 महीने पर बोलने पापा मामा बोलने लग जाना चाहिए। अच्छा। या फिर सारे से बैठने लग जाना चाहिए। हाँ। 1 साल पे लगभग उसे चलने लग जाना चाहिए। हाँ। अगर यह प्रक्रिया सही समय से नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि ब्रेन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। अच्छा। बच्चे का अगर सिर बहुत तेजी से अगर बढ़ रहा है, सिर्फ सर बढ़ रहा है, सिर्फ सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो जिस बीमारी को हाइड्रोकेफलस भी कहते हैं, इसमें सिर के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है और उससे बच्चे का जो विकास या तो होता नहीं है और अगर हुआ है तो वो वापस ख़राब हो जाता है। अच्छा। कई बच्चों की न्यूरो संबंधित बीमारियों में पीठ के अंदर गांठें होती हैं। अच्छा। जिनके अंदर पीठ की नर्व और स्पाइनल कॉर्ड चिपक जाती है। अच्छा। ऐसी अगर पीठ में बच्चे को कोई जन्मजात गांठ है, सिर पे गांठ है, या फिर बेस ऑफ नोज जिसे हम कहते हैं, नाक के बेस पे अगर कोई गांठ है तो तुरंत आपको न्यूरो सर्जन से संपर्क करना चाहिए। तो इसके इलाज दवाइयों से मुमकिन होते हैं या फिर इसके लिए सर्जरी ज़रूरी हो जाती है कुछ चीज़ों के लिए? हाँ, इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ बीमारियों के इलाज में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। जैसे कि मान लो अगर दिमाग में बच्चे को पानी ज़्यादा है, उसकी वजह से दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, हाँ। बच्चे का सिर बड़ा हो रहा है, उसमें हम एक ऑपरेशन करके उसके सिर से पेट तक एक सिलिकॉन की ट्यूब डाल देते हैं जिसे शंट कहते हैं, एवं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अगर बच्चे को पीठ के स्पाइन में कोई गांठ है जिसको कि माइलोमेनिंगोसील या मेनिंगोसील कहते हैं, वो अगर है, उसकी वजह से बच्चों में पैर की कमजोरी हो सकती है, उसका ऑपरेशन से बहुत अच्छा इलाज है। तो इसमें बीमारी पर निर्भर करता है कि उसका इलाज दवाइयों से ही होगा या ऑपरेशन से होगा। अच्छा। लेकिन इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जी, अक्सर देखा गया कि जब एकदम किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको हेड इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, तो उस वक्त हाथों हाथ सर्जरी करनी ज़रूरी होती है या फिर उसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है, और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकती है? हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि एक नॉर्मल चोट है या इसके लिए सर्जरी ज़रूरी है? जी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको तुरंत आसपास का ऐसा अस्पताल जहाँ पर कि CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पर ले जाया जाए। फॉर्चुनेटली जो 90% हेड इंजरी जो होती हैं एक्सीडेंट के बाद, वो माइनर हेड इंजरी होती हैं। अच्छा। तो उसमें उतनी बहुत ज़्यादा चोट नहीं होती एवं उनको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको इलाज की आवश्यकता नहीं है।
अच्छा। हाँ, वो एक बार एक्सीडेंट हुआ किसी को, थोड़ा भी अगर बेहोशी हुआ है, चाहे वो 10 मिनट हुआ या 20 मिनट हुआ, उसका आगे अस्पताल में इवेल्युएशन ज़रूरी है। और अगर मरीज को जैसे बार बार मान लो उल्टी हो रही हैं, दौरे आ रहे हैं, या मरीज अनकॉन्शियस हो रहा है, अच्छा। तो ऐसे केस में अस्पताल में एडमिट करके सीटी स्कैन करके अगर ब्रेन में कोई किसी तरह का क्लॉट है, ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, आज के दौर में जब आप मतलब इतनी भाग दौड़ है ज़िंदगी में और सब परेशान हैं, कैसे पता लगाएं कि हमें एक न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए? वो कॉमन कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? जो कॉमन बीमारियां जो हम लोगों के पास आती हैं वो है, जैसे कि मान लो किसी को दौरा आ गया है, जिसको अच्छा। कहते हैं बेहोशी, जिसको मिर्गी भी कहते हैं। अच्छा। अगर वो आ गया है तो ऐसे केस में इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके सीटी स्कैन या एमआरआई अपना करवाना चाहिए, जिसमें अगर कुछ जैसे कि ब्रेन ट्यूमर निकलता है, हाँ, तो हाँ। फिर न्यूरोसर्जन को तुरंत कांटेक्ट करना दिखाना चाहिए। चाहिए। मतलब ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि जैसे सर दर्द आजकल बेहद कॉमन है। सर दर्द नॉर्मल तरीके से भी थोड़ा बहुत सर दर्द होता है और फिर वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसमें वोमिट फील होती है या फिर विजन आपका थोड़ा सा चला जाता है। ये परेशानी कितनी सीरियस है और न्यूरोसर्जन के पास जाना बेहद ज़रूरी है? क्या ये इसी के अंडर आती है? देखिए, सिर दर्द वंस इन अ वाइल, कभी कभी सिर दर्द तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर दर्द जो कि लगातार बढ़ रहा हो, जैसे कि 15 दिन से लगातार सिर दर्द हो रहा है जिसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जा रही है, या उसके साथ आपको उल्टी हो रही हैं, रात को भी उल्टी हो रही हैं, सुबह होते ही उल्टी हो रही हैं, उसके साथ आपको कोई हाथ पैर या कोई अंग काम नहीं कर रहा है जो पहले कर रहा था, जैसे नमनेस आ जाती है, नमनेस आ जाती है या वीकनेस आ जाती है, या साथ में आपको नज़र जा रही है, या आपको चलने फिरने में बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, लड़खड़ाहट हो रही है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि या साथ में आपको बुखार हो रहा है। अच्छा। तो ऐसे सिर दर्द को आपको सीरियसली लेना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करें। बिल्कुल। ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। अच्छा। ब्रेन के कई इन्फेक्शंस होते हैं, उनका लक्षण हो सकता है। तो ऐसा सिर दर्द जो कि कॉमन पेन किलर जैसे आपने पैरासीटामोल या ऐसा ले लिया, उससे रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और आगे की जांच करवानी चाहिए। आजकल लोगों में ज़्यादातर देखा गया है कि वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, या कुछ कल जो हुआ वो भूल गए। अक्सर लोग भूलने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ये भी अल्जाइमर का एक निशानी है, या फिर अल्जाइमर एक एज के बाद होता है? ये कितना अलग है? जी देखिए, कभी कभी चीज़ों को भूल जाना अल्जाइमर्स नहीं है। अच्छा। अल्जाइमर्स ज़्यादातर 60 या 65 साल के बाद में होने वाली बीमारी है। अच्छा। जिसके अंदर प्रोग्रेसिवली ब्रेन फंक्शंस हमारे जितने भी होते हैं उनका लॉस होता चला जाता है। जैसे कि याददाश्त है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हमारा बोलने की ताकत चली जाती है, जैसे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कहते हैं, कुछ भी चीज़ों की सोच समझ, किसी चीज़ को भी करने का तरीका, वो सब भी धीरे धीरे हम ख़त्म होने लगता है। तो कभी कभी भूल जाना, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो कोई अल्जाइमर्स का, लेकिन अगर यंग एज में ऐसा हो रहा है तो ये इसकी निशानी नहीं है। ये इसके लिए और बहुत सारी बीमारियां हैं। इसके लिए एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब के अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर यह परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या इसके साथ और भी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं, और भी सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि आप पहले जो कैलकुलेशन आराम से कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, पहले जो डिसीजन आप आराम से ले सकते थे वो आप अब नहीं ले पा रहे, जैसे कि आप कॉमन रास्ता, एक जगह जहाँ आप रोजाना जाते थे, आज वहाँ जाकर आप भटक गए, आप वापस नहीं आ पा रहे। अच्छा। उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, लोगों को आप पहचान नहीं रहे, उस तरह के प्रोग्रेसिव सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, हाँ। तो उनको आगे एवेल्युएशन करने की जरूरत है। तो इसे किस तरह बचा जा सकता है? मतलब स्ट्रेस से आप तो बहुत ही कम मुमकिन है इस वक्त तो कि आप स्ट्रेस से बचें, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ यंग एज में, तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं? एक तो यही है कि इसके लिए रिलैक्सेशन थेरेपीज अपनाना ज़रूरी है। जो एक्सरसाइज है उसका इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। कुछ भी, जैसे मैंने कहा, 30 मिनट से 45 मिनट तक रोजाना कम से कम एक तरह की एक्सरसाइज आपको बिजी भी रखेगी और स्ट्रेस लेवल भी, वो एंग्जाइटी वगैरह वो सब भी कम करती है। इसके लिए कुछ दवाएं भी दी जाती हैं पेशेंट को?
दवाइयों का रोल तभी आता है अगर ये चीज़ें जैसे परसिस्टेंट रहें, जैसे अच्छा। मान लो 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया और आप इन चीज़ों से उबर नहीं पा रहे, तभी दवाइयों की ज़रूरत है। क्योंकि दवाइयों का एक बार जैसे दवाइयाँ एक तो सोच समझ कर शुरू करनी पड़ती है, और एक बार शुरू कर दी तो आमतौर पर 3 से 6 महीने या 1 साल लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी परेशानियां या प्रॉब्लम्स हैं जिसका इलाज बहुत लंबे वक्त तक चलता है और हमें उसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है? अगर न्यूरो में मैं कहूँ तो न्यूरो की बीमारियों में जैसे कई हेडेक डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, जैसे कि क्या माइग्रेन भी इसी में आता है? बिल्कुल। अच्छा। जैसे माइग्रेन है या क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक है, इन सब का इलाज आमतौर पर लंबे समय तक लेना पड़ता है। अच्छा, या अगर फिर हम मिर्गी की पैरालाइज की बीमारी अगर हम है। बात करें कि अगर किसी पे को आधे जिस्म पे पैरालाइज हो गया है, वो किस तरह ठीक किया जा सकता है और इसकी वजह क्या रहती है कॉमन? जी। कि पैरालाइज किसी को अगर हो गया है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई पैरालाइज होने की क्या वजूहात जी, होती जी। हैं। तो हम इसको आसान लफ्जों में किस तरह समझें और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है? देखिए, पैरालिसिस मेनली 2 कारणों से होता है। एक तो दिमाग को जो खून ले जाने वाली नसें हैं वो बंद हो जाएं, अच्छा। और दूसरा पैरालिसिस होता है, दूसरा कारण होता है जिसमें खून ले जाने वाली नसें फट जाएं। अच्छा। उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसको पहले वाले को, नस बंद होने वाले को, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा। तो दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। अच्छा। अगर किसी को इस तरह का एक साइड का पैरालिसिस आता है, हाँ हाँ। उसको तुरंत मरीज को अभी पिछले लगभग 15 से 20 साल में इस तरह की, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं और एम्बोलेक्टोमी कहते हैं, उसके अंदर क्या हुआ है कि अगर आप मरीज को 3 से 6 घंटे के भीतर सही अस्पताल में आप ले जाएं, अच्छा। जिसमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो इन दवाइयों को शुरू करके पैरालिसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए शुरू में किसी भी ऐसे अस्पताल जिसमें ये सुविधाएं नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हो जाएगा, किसी ऐसी जगह ले गए हैं जहाँ पे सहूलतें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को वहाँ से नहीं हिलाते हैं। हाँ, नहीं, उसको ले जाना चाहिए, क्योंकि इसका पीरियड होता है। जैसे 6 घंटे के भीतर भीतर अगर आपने क्लॉट को घोलने वाली दवाई दे दी है, हाँ। तो ये पैरालिसिस रिवर्स हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आपने यह कीमती समय वेस्ट कर दिया तो फिर उसका जो भी रिकवरी होगी 3 से 6 महीने में पार्शियल ही होगी, और कोई बता नहीं सकता कितनी होगी। इसके लिए हम कहते हैं कि टाइम इज ब्रेन। अच्छा, हाई बीपी क्या ब्लड क्लॉटिंग की एक वजह होती है, पैरालाइज की एक वजह है? दोनों ही, एक दिमाग की जैसे नस फटने का कारण भी और नस बंद होने के, दोनों के ही एक सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में हाई ब्लड प्रेशर आता है। हाई के सिम्टम्स भी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े से हमारे नाज़रीन को बता दें, और लो के सिम्टम्स भी क्या होते हैं वो बता दें, ताकि क्योंकि हाई बीपी और लो बीपी दोनों ही एक तरह से ख़तरनाक हो जाता है। देखिए, हाई बीपी जो है उसको साइलेंट किलर कहा गया है मेडिसिन की भाषा में। मतलब ऐसा किलर जो कि अपने लास्ट टाइम तक साइलेंट रहता है। जी जी जी। इसीलिए 30 साल की एज के बाद हर साल आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ के लिए वो ज़रूर चेक करवाएं, जिससे कि उसके कोई भी इफ़ेक्ट आने से पहले ही आपको पता लग जाए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से कोई सिम्टम नहीं आते हैं। जी जी जी। सिम्टम कई बार आते भी हैं तो उसके अंदर हल्का सिर में दर्द हो सकता है, थोड़ा पसीना ज़्यादा आना, छाती में बहुत धड़कन का बहुत ज़्यादा महसूस होना। अच्छा। इस तरह के सिम्टम आते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में इसमें सिम्टम्स नहीं आ पाते हैं, और इसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ब्रेन में स्ट्रोक, हमने कहा, मस्तिष्क आघात जो होता है वो हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, हाथ पैर में एकदम काला पड़ना, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, हमारे इंडिया में बड़ा मिथ है कि ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज नहीं करवाना है, क्योंकि दवाइयां हम बंद नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ब्लड प्रेशर की दवाई ज़्यादातर बहुत सेफ हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि उनको लंबे टाइम तक लेना पड़ता है जी। लेकिन उनको अगर आप लेंगे, बीपी नॉर्मल रहेगा, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है होगा और बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे कि जापान में एक स्टडी हुई है जिसके अंदर उन्होंने जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया तो उनकी स्ट्रोक रेट्स जो हैं वो 70% कम हो गई। बिल्कुल। तो इसके इलाज से बिल्कुल डरे नहीं और रेगुलर उसका ट्रीटमेंट लें। जी।
बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के अब बहुत ज़्यादा शिकायतें होने लगी हैं बैक पेन की, कमर दर्द की, जी लेकिन लोग अभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि स्पाइन प्रॉब्लम है उन्हें या नॉर्मल बैक पेन हो रहा है जो ठीक हो सकता है। ये हम किस तरह फ़र्क करें और कब हमें लगे कि भाई अब तो जाना बेहद ज़रूरी है और न्यूरोसर्जन को ही दिखाना, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बेहद ज़रूरी हो गया है? जी, देखिए बैक पेन में अगर बैक पेन पैर में रेडिएट कर रहा है, अच्छा। जिसे सियाटिका भी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, अगर वो है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बैक पेन का कारण हर्निएटेड डिस्क, जिसको स्लिप्ड डिस्क भी कहा जाता है, वही होगा। तो ऐसे केस में कि या तो अगर आपका दर्द पैर में जा रहा है या दूसरा पैर में किसी जॉइंट ने काम करना बंद कर दिया, जैसे मान लो आपका अंगूठा चलना बंद हो गया या फिर आपका एंकल जॉइंट फुट चलना आपका बंद हो गया है, दर्द या फिर बैक पेन अगर रात में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, जैसे कि चलने फिरने वाला बैक पेन अलग है, लेकिन अगर बैक पेन आपको रात में हो रहा है, आपको रात की नींद से उठा देता है, या फिर ऐसा बैक पेन जिसमें आप दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है जी, या फिर ऐसा बैक पेन जिसमें आपको पैरों में किसी भी तरह का झंझनाहट, कमजोरी या फिर उसमें किसी तरह का पैरालिसिस लग रहा है या आपको साथ में बुखार आ रहा है। अच्छा, अगर बैक पेन के साथ ये सब परेशानियां आपको हो रही हैं तो इनको हम रेड फ्लैग साइंस भी कहते हैं। अच्छा, रेड फ्लैग सिम्टम्स अगर ये सब आ रहे हैं तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। ज़्यादातर बैक पेन 90% से ज़्यादा बैक पेन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अच्छा। लेकिन ये 5 से 10% जो मैंने आपको बताया, जी, ये बैक पेन में साथ में अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत आगे का डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आगे के टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई इत्यादि किए जा सके। अच्छा आजकल जैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को सुना है कि उनके स्पाइन प्रॉब्लम है, तो कुछ डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जी। वो कितना सेफ है और लॉन्ग टर्म में क्या वो ठीक रह पाते हैं पेशेंट? जी, देखिए इसमें क्या है कि एक तो हर मरीज को ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती है। ज़्यादातर ऐसे केसेज में, खासकर बैक पेन वाले केसेज में, उन्हीं में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है जिनमें या तो जो पैर की नर्व्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है या पैर में किसी तरह की कमजोरी आ गई है। ऐसे केसेज में अगर आप समय से ऑपरेशन कराएं जी, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और साथ में अगर मान लो आपकी कई बार बैक की हड्डियां एक दूसरे से आगे सरक जाती हैं, जी, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर ऑपरेशन से आप वो उन हड्डियों को एक दूसरे के रॉड स्क्रू से फिक्स ना करें तो मरीज को सुधार की उम्मीद नहीं होती। अच्छा, तो ऐसे केसेज में ऑपरेशन ज़रूर करवाएं। पिछले 20 से 30 साल में स्पाइन सर्जरी में सेफ्टी बहुत अच्छी आ गई है और स्पाइन सर्जरी बहुत इवॉल्व हो गई है। अब इसमें काफ़ी सेफ्टी है एवं ऐसे केसेज में डॉक्टर जिनमें सलाह देते हैं जरूर ऑपरेशन कराना सेफ है, मतलब डरने की जरूरत नहीं है अगर डॉक्टर अगर सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट डर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेन कैंसर और अगर ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें जी, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, किस तरह अलग हैं और इसका इलाज क्या है? क्या ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारियां हैं? जी, देखिए जो कैंसर जो टर्म है, हम ब्रेन और स्पाइन के अलावा और जो बॉडी पार्ट्स हम हैं उसकी ट्यूमर्स के लिए हम कैंसरस ट्यूमर और नॉन बिना कैंसर की ट्यूमर यूज करते हैं। ब्रेन ऐसा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कि इसमें नॉन कैंसर वाली ट्यूमर अच्छा, भी बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है। वो क्या क्या होते हैं? जी, जैसे कि उसकी वजह से आपकी एक साइड में पैरालिसिस आ सकता है। अच्छा, आपको दौरे आ सकते हैं, आपको मिर्गी हो सकती है, आपको लगातार सिर दर्द हो सकता है, आपकी नज़र जा सकती है। अच्छा, इसलिए ब्रेन में कैंसरस और नॉन कैंसरस जो है टर्म, वो इतना बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं रखा गया है। तो ब्रेन की ऐसी ट्यूमर जो बेनाइन ही होती हैं, जो कैंसर नहीं होती, बट उनको भी उनके इफेक्ट बिल्कुल कैंसर जैसी ट्यूमर जैसे हो सकते हैं। अच्छा, जी, दूसरा आपने सेफ्टी के लिए जैसे कहा, तो ब्रेन सर्जरी अब बहुत सेफ है। खासकर कम से कम ब्रेन में होने वाली 50% ब्रेन ट्यूमर, जिनको हम मेनिंजियोमा और श्वानोमा कहते हैं, जी, ये ट्यूमर्स बेनाइन होती हैं, कैंसरस नहीं होते और इनको
अगर सेफली निकाल दिया जाए तो रिकवरी बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं लगभग। पहले ऐसा होता था कि लोग जब ब्रेन ट्यूमर की बात करते थे और डॉक्टर उन्हें सर्जरी की सलाह देते थे तो बहुत सारे पेशेंट बहुत डर जाते थे, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि वो कामयाब नहीं है और इसके नतीजे बहुत ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है जी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अच्छा। पहले MRI की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं थी, अब MRI की सुविधा, CT स्कैन की सुविधा, जिससे कि एग्जैक्टली ट्यूमर कहाँ पे स्थित है इसका आप पहले ही अच्छे से पता लगा सकते हो। अच्छा। सर्जरी के दौरान टेक्नोलॉजिकल एडवांस ऐसे हो गए हैं कि ज़्यादातर ये सर्जरीज माइक्रोस्कोप के अंडर होती हैं, जिससे कि आप जो ट्यूमर वाला पार्ट है वही निकालते हैं और जो बाकी का जो नॉर्मल ब्रेन है उसे अपनी जगह पर ही छोड़ देते हैं। अच्छा। इसके अलावा लगभग आप कह सकते हैं 20-30 साल पहले ये बड़ा मुश्किल होता था कि दिमाग की ट्यूमर कहाँ किस जगह पे स्थित है, ये पता नहीं लग जी। पाता था। अब जैसे इन ऑपरेशन के दौरान इमेज गाइडेंस नाम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सुविधा आ गई है, जिससे आप प्रिसाइजली उसी जगह पे जहाँ पे ट्यूमर स्थित है वहाँ पे जा कर के उसे निकाल सकते हैं और जो नॉर्मल ब्रेन है, नॉर्मल नर्व्स हैं, उनको बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता और बहुत क्योंकि हमारे इंटीरियर में और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को ये बीमारी तो है लेकिन वो इलाज कराते हुए भी डरते हैं और फिर उन्हें लगता है कि इसका इलाज बहुत महंगा है, तो कभी कभी पेशेंट को छोड़ भी दिया जाता है इसी तरह। तो इसमें एक नॉर्मल इंसान क्या मतलब कितना खर्च आ सकता है और कितना इलाज इसका मुमकिन हो सकता है एक आम लोगों के लिए? जी, देखिए ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर या तो इलाज मुफ्त है या फिर बहुत कम उसमें खर्चा आता है। जैसे एम्स में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी का खर्चा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के लगभग है। मैं कहूँगा कि आप अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए सरकारी या प्राइवेट जहाँ भी वहाँ आप करवा सकते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं, इलाज मुमकिन है। इसमें अब ये काफ़ी सेफ हो गया है। जी, और इसको आप अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो आप ज़रूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे जो इंटीरियर हैं या फिर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ज़्यादातर अब ये देखने को मिल रहा है कि कुछ खाने से कुछ दिमागी परेशानियाँ सामने आ रही हैं। जैसे कच्चा कुछ अगर कुछ खाने, कुछ सब्जियां अगर हम कच्ची खा लें तो दिमाग की कुछ बीमारियां सामने आ रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है? जी, ये खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है उसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। अच्छा। इंडिया में क्या है कि जो लगभग 10 साल से लेकर के आप कह सकते हो 40 साल तक का जो उम्र है, इसमें दौरे होने के जो दौरे पड़ते हैं, मिर्गी आते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि अगर आपका पानी साफ नहीं है, अगर आप जो सब्जी या फल खा रहे हैं वो कच्चे खा रहे हैं, अच्छा, उनकी सिंचाई मान लो माली ने गंदे पानी से की है, नाले के पानी से की है, अच्छा, आपने उनकी पूरी अच्छे से सफाई नहीं की, तो एक टेप वर्म का अंडा आपके दिमाग में पेट के रास्ते होकर दिमाग तक चला जाता है और वो अंडा ब्रेन को इरिटेट करता है, इससे दौरे आ सकते हैं। अच्छा। और लंबे समय तक मिर्गी हो सकती है, ब्रेन में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ये इंडिया में, ब्राज़ील जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके अंदर ये काफ़ी बड़ी एक समस्या है। इसका बचाव आप पानी जो भी पानी पिएं उसका सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बॉईल करके पानी पिएं। सब्जी को और सलाद को आप कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे बहते हुए पानी में अब रगड़ करके धो करके उसके बाद ही आप खाएं। मतलब इसका इलाज बस इतना ही है कि आप अपना ख्याल रखें, जो खा रहे हैं उसको ध्यान से धो के अच्छे से खाएं, जो पानी पी रहे हैं वो बॉइल पिएं, साफ पिएं, तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वक्त आ गया है अपने नाज़रीन से इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आजकल हर चीज़ के लिए बहुत अवेयरनेस हो गई है, लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर बीपी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन न्यूरो के लिए क्या करना चाहिए और ऐसा क्या अपना लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जिससे हम न्यूरो की परेशानियों से दूर रहें? एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, फल सब्जियों का सेवन रोज़ाना करें एवं ज़्यादा घी तेल की चीज़ें ना खाएं।
एक्सरसाइज रोज़ाना ज़रूर करें, चाहे वॉक पर ही जाएं, लेकिन कम से कम 30 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक अच्छी लाइफ स्टाइल से बहुत सारी न्यूरो की बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त निकाल के और हमारे नाज़रीन को इतनी सारी बेहद अहम मालूमात दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हितेश, जिन्होंने आपको बताया कि आप किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह बचाव कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इनकी तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुना है और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल भी करेंगे। वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी कुछ ख़ास बातों के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।